हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब तक के सेशन में हमने डॉबेराइनर्स, न्यूलैंड और मेंडलीव के प्रिंसिपल को जाना, उनके सिद्धांत को समझा कि किस आधार पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, वो क्या बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल उन्होंने डिज़ाइन किया जिसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। न्यूलैंड ने सबसे पहले फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लेकर सारे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया था और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज भी किया था। अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डीमेरिट को, यानी कि जो मेंडलीव ने टेबल बनाया था, क्या उनकी भी जो डिस्कवरी की थी वो किस हद तक सही थी, क्या उसमें भी कोई ड्रॉबैक था, क्या उनसे भी कोई चीज़ कहीं छूटी थी, कोई चीज़ उनके जो समझ में ना आई हो। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि उन्होंने कई सारे बॉक्सेस एम्प्टी रखे थे, वैकेंट रखे थे उन एलिमेंट्स के लिए जो कमिंग फ्यूचर में उन्हें उनके डिस्कवरी के दौरान मिलने वाले हैं। तो उन सारे बॉक्सेस, उन सारे वैकेंट प्लेसेस को कैसे ऑक्यूपाई किया गया या कैसे किया जाए, इन सारे चीज़ों को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन दिया है, देयर इज अ सम वैकेंट प्लेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन सम ऑफ दिस प्लेसेस द एटॉमिक मासेस आर सीन। यानी कि उन्होंने एलिमेंट नहीं ढूंढा था, लेकिन एलिमेंट ढूंढने की बजाय उसमें उन्होंने उसके मासेस लिख रखे थे। उनको ये नहीं पता था कि क्या मुझे भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ये मास होगा। उन्होंने सिर्फ मास प्रिडिक्ट किया था कि जो मुझे फ्यूचर में एलिमेंट मिलेगा जिसका इतना भी मास हो सकता है। तो ऐसा उनका क्या था, प्रिडिक्शन था। इस प्रिडिक्शन के आधार पे उन्होंने कुछ प्लेसेस वैकेंट रखे थे। एटलीस्ट 3 ऑफ पीरियोडिक एटॉमिक मासेस आल्सो विद देयर ग्रुप एंड पीरियड। तो वहां पर चलिए मैं आपको ले चलता हूं उनके टेबल की तरफ, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उनका टेबल है। अब यहाँ पर आपको कोई उनका ग्रुप या कुछ ऐसा एरिया वैकेंट दिख रहा है? द आंसर इज यस। एक तो देखो आपको कैल्शियम और टिटेनियम के बीच वाला ऐसा स्पेस है जो वैकेंट है, जहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास 44 के अराउंड होगा। उसके बाद आप नीचे देखो, जिंक के बाजू और उसके भी जस्ट नेक्स्ट टू जिंक। तो ये ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे एटॉमिक मास लिख दिए गए थे। प्रिडिक्शन से एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगाया गया था और वेट कर रहे थे कि मुझे फ्यूचर में क्या कभी ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा जिसे मैं इस प्लेस पे रख सकूंगा। तो यही पूछा था उसने कि ऐसे कौन से प्लेस थे पीरियड और ग्रुप में। तो आपको जैसा कि मैंने सेशन के शुरुआत में ही सिखाया है कि ये जो कॉलम है, ये जो ग्रुप है आपका, इसको हम ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रो है आपका, इसको हम इसको हम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड। ठीक है, तो आपको यही पूछा है कि वो कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है जहाँ पे एटॉमिक मास तो लिखे गए थे बट वहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा था। तो 44 के लिए आप क्या लिखोगे? थर्ड ग्रुप, फोर्थ पीरियड। बच्चों आप समझ रहे हो 44 कहाँ लिखा गया है, आप कौन से ग्रुप में लिखा गया है 44? आप देखो ना, 44 जो है थर्ड ग्रुप में लिखा गया है। ठीक है, और पीरियड कौन सा है? तो फोर्थ पीरियड है। ये जो सीरीज नंबर आपको दिए 2, 3, 4, ये पीरियड है बेटा। उसके बाद जस्ट उसके नीचे अगेन थर्ड ग्रुप है और पीरियड इसका 5 है। नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप है, पीरियड इसका अगेन 5 है। इसके आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो सेंड कर दूंगा या भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना कि आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पीरियड और ग्रुप पूछा था सिर्फ कि ऐसे कौन से पीरियड हैं। एंड लीज द पीरियड कहता है ना,
एनलिस्ट द थ्री पीरियोडिक एटॉमिक मास विथ ग्रुप एंड पीरियड। आपको ऐसे 3 एलिमेंट बताने थे, एटॉमिक मास बताने थे जिनका स्पेस वैकेंट है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप और पीरियड के साथ। तो हमने बता दिया, थर्ड ग्रुप का 4th पीरियड, और थर्ड ग्रुप का 5th पीरियड, और 4th ग्रुप का 5th पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स, क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेट बिफोर द सिंबल इन द due to uncertainty in the name of some element, a question mark is indicate before the symbol in the Mendeleev's periodic table. What are such symbol? फिर से हम बढ़ते हैं अपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तरफ, जहाँ पर कुछ एलिमेंट के पीछे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। ये आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है YT यानी इटेरियम। इटेरियम के पहले देखो क्वेश्चन मार्क लगा है। ये क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट करता है? ये क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि अब तक इटेरियम नाम का एलिमेंट ढूंढा नहीं गया था। हाँ, प्रिडिक्ट किया था कि इस नाम का, इस एटॉमिक मास वाला मुझे एटम या सॉरी एलिमेंट मिल सकता है। Di, Ce, सीरियम, डाइडेनियम, La, लैंथनम, इस ऐसे एलिमेंट उन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्टेड थे कि वाकई ऐसा कोई मुझे एलिमेंट नियर फ्यूचर में मिलेगा जिसका ये एटॉमिक मास नंबर इतना होगा। सोचो क्या प्रिडिक्शन थी मेंडलीव की, और वाकई बच्चों ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। और वो क्वेश्चन मार्क क्या सिंबल, वो जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि अब तक ये मेंडलीव द्वारा प्रिडिक्टेड एलिमेंट है। द सिंबल बिफोर विच अ क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो क्या इंडिकेट करता है कि ये सब अभी तक एक्चुअल में नहीं है, ये प्रिडिक्टेड हैं। तो जैसा YT को जो प्लेस किया था, जिसका आप देखेंगे एटॉमिक मास 88 है, और जब वो फ्यूचर में मिला तो बेटा उसका एटॉमिक मास देखो क्या मिला, 88.90। सोचो उनकी क्या एक्यूरेसी थी यार, उनको गॉड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलो तो भी कम है। जो पहले से प्रिडिक्ट कर रहा है बंदा, और वैसे ही एटॉमिक मास वाले एलिमेंट उसको मिल भी रहे हैं, सोचिए उसके पास एक्यूरेसी क्या होगी। उन्होंने एक Di करके ड्यूडेनियम करके ऐसा एक एलिमेंट प्रिडिक्ट किया था जिसका एटॉमिक मास 138 होगा। उनको ऐसा एलिमेंट मिला जिनका एटॉमिक मास 138.905 था, जिसका नाम आगे चल के उन्होंने लैंथनम रखा गया। सीरियम तो उनको एज इट इज़ मिल गया 140.116, ये एक्चुअल में उसका एटॉमिक मास था, बट मेंडलीव ने कितना प्रिडिक्ट किया था, 140। अरे सोचो यार, उसकी प्रिडिक्शन, उसकी सोचने की क्षमता को आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या उसका प्रिडिक्शन था। उसने 178 प्रिडिक्ट किया और उसको मिला कितना, 174.967। सोचिए 4-5 का डिफरेंस रखकर उसको लुटेटियम ऐसा एक एलिमेंट मिला। हाफियम, लैंथनम की जगह उसको हाफियम मिला जिसका एटॉमिक मास 178.49 था, विच इज़ वेरी वेरी क्लोजेस्ट टू द लैंथनम 180। तो ये उनकी प्रिडिक्शन थी, और ये प्रिडिक्शन के लिए उन्होंने अपने स्पेस, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने प्लेस वैकेंट रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, ताकि आगे चल के जब भी थोड़ा मॉड्यूलेट उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, कोई हमें ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, मुझे उसको प्लेस करना है, तो कहाँ पर हम उसे प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने वो सारे प्लेसेस वहाँ पे छोड़ रखे थे, और इन फ्यूचर में ऐसा हुआ भी। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हम पढ़ेंगे आज कि मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल की विशेषताएँ क्या थी, मतलब उसका जो बेनिफिट क्या था, यूजफुल कैसे हुआ, एडवांटेज। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, एडवांटेज कैसे मिला। साइंस इज अ प्रोग्रेसिव, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ साइंस इन रिवाइज ओल्ड इन्फरेंस बाय द यूजिंग मॉडर्न एडवांस मीन। मतलब ये क्या कहता है कि साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप पुराने चीज़ों को लेकर मॉडिफाई कर सकते हो करंट
सिचुएशन के हिसाब से उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसकी सभी को वहाँ पर छूट थी। सो मेंडलीव ने भी कुछ ऐसा ही किया, पुराने सारे जितने भी क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल थे सब में उसने बदलाव किए, चेंजेस किए और एक नया मॉडर्न नहीं कह सकते, एक एडवांस पीरियोडिक टेबल लाकर दुनिया के सामने रखा, जिससे कि साइंटिस्ट को इससे बहुत हेल्प मिली और उन्होंने अपने बहुत सारे प्रॉब्लम को इससे शॉर्ट आउट किया। तो अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट वर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया था कि ऐसे ऐसे भी उन्होंने कुछ प्लेसेस छोड़े थे जहाँ पर हम नए एलिमेंट ढूंढकर उनको उनके प्लेस पे रख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि हम किसी एलिमेंट को की स्टडी करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, उसके एक्चुअल एटॉमिक मास को जानकर हम उसको दोबारा रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि उन्होंने ये किया। जैसे द एटॉमिक प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09। पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो 14.09 था, बट एक्चुअल में जब उसकी फाइंडिंग की गई तो वो पता चला 9.4 है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में फिर बेरिलियम को प्लेस किया गया बोरॉन से पहले। आप चाहो तो मेंडलीव का ये देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पे बेरिलियम का है, बोरॉन से पहले है ना। देखिए बेरिलियम आपका बोरॉन से पहले है, बेरिलियम की एटॉमिक मास है 9.4, तो वो बोरॉन से पहले आएगा और लिथियम के बाद आया। ठीक है, ठीक है, चलो देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये मेरिट्स आपका 2016 में पूछा था सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज़ बेटा अच्छे से ध्यान दो। मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड देन। थोड़ा सा इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते पहले। मेंडलीव ने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस वैकेंट रखे थे। 3 ऑफ दिस अननोन एलिमेंट वर गिवन नेम ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। उन्होंने वो जो 3 प्लेस छोड़े थे ना, मैंने अभी आपको बताया था 44, 68 और 72 एटॉमिक मास वाले, उन्होंने 3 प्लेस वैकेंट रखे थे। उन्हें पता नहीं था ना कि फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक मास 44 होगा, 62 होगा, 68 होगा और 72 होगा। और तो जब एलिमेंट ही नहीं मिले बट उनका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया था, तो उन्होंने उस एलिमेंट का एक टेम्परेरी नाम दिया था। चूंकि वो बोरॉन के बाजू वाले शेल में मिला तो उसको ईका बोरॉन नाम दिया। ईका एक संस्कृत वर्ड है, ईका का मतलब होता है एक। ईका बोरॉन जो कि बोरॉन के बाजू वाला बॉक्स था तो उसको ईका बोरॉन बोल दिया। ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन, आप चल के मैं आपको वो टेबल भी दिखा देता हूँ, ये कहाँ कहाँ उनको मिला। ये देखो बेटा, ये देखो ईका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे इनको मिला है, उस कॉलम में मिला। तो जो पहला वाला था, पहले वाले का नाम, ये जो बोरॉन था, बोरॉन को ईका बोरॉन बोला, बोरॉन के जो नीचे मिला था, और जो एल्यूमिनियम के नीचे मिला उसको ईका एल्यूमिनियम बोला, और जो सिलिकॉन के नीचे मिला यहाँ पर 72 उसको ईका सिलिकॉन बोला। इस तरीके से उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। और फ्यूचर में ऐसा हुआ, उनको 3 ऐसे एलिमेंट मिले जिसका उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। और वो 3 एलिमेंट कौन से थे जब उनकी डिस्कवरी के बाद मिले? तो ये बेनिफिट था उनके इसका। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है बच्चा, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछेगा क्या क्या था, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। तो नॉट ओनली दिस बट देयर प्रॉपर्टी वर ऑल्सो प्रिडिक्टेड, उनकी प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर ली गई थी। लेटर ऑन दिस एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, बाद में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए, खोजे गए, जिनका नाम था स्कैंडियम। स्कैंडियम जो ईका बोरॉन के प्लेस पर आया, गैलीनियम जो ईका एल्यूमिनियम के प्लेस पे Ga आया, और आपका ईका सिलिकॉन जर्मेनियम के प्लेस पे आया। आपको मैच द कॉलम में आएगा बेटा क्वेश्चन, याद रखना है। जब तक मेंडलीव को एलिमेंट्स नहीं मिले थे
तो उसका उन्होंने क्या नाम दिया था? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। और जब कुछ सालों बाद ऐसे एलिमेंट मिले तो क्या नाम हुआ? स्कैंडियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलीनियम और जर्मेनियम। और ये SCGAGE ये उसके सिंबल थे। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट मैच वेल, अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी मैच हो गई विद दोज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी पूरी प्रॉपर्टी उनकी मैच कर गई। नीचे एक छोटा सा टेबल दिया है, आ जाओ मैं उस पे से आपको ले चलता हूँ। देखो उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था? उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एक इका एल्यूमिनियम नाम का मुझे एलिमेंट मिलेगा भविष्य में जिसका एटॉमिक मास होगा 68, और उनको गैलीनियम नाम का एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक मास था 69.7, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 68। तो ये ब्यूटी थी उनके प्रिडिक्शन की। उसकी डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, और उसकी कितनी थी जो मिली गैलीनियम की? 5.94। सोचो उस बंदे का क्या ऑब्जर्वेशन था। उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और 30 आया भी। फॉर्मूला उसका ECl3 था, तो गैलीनियम, हालांकि वो इका एल्यूमिनियम था तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता और वैसा हुआ भी। वो ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ, गैलीनियम ऑक्सीडाइज भी हुआ। हाँ, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। सोचो उसको फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी मैच कर गई। इका एल्यूमिनियम की नहीं, इका सिलिकॉन की, इका बोरॉन की। सिलिकॉन की मैच की जर्मेनियम के साथ, बोरॉन की मैच की स्कैंडियम के साथ। ये उनके प्रेडिक्शन की ब्यूटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस इन मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ? उन्होंने तो सारे एलिमेंट को जगह जगह पर प्लेस कर दिया, और जहाँ पे नहीं मिले थे तो उनको प्रिडिक्टर के लिए बॉक्सेस एम्प्टी रखे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या था? उन्होंने नोबल गैस, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में कभी मुझे ऐसा कोई नोबल गैस भी मिलेगा। तो नोबल गैस के लिए उन्होंने कोई स्पेस ही नहीं रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि तब तक उनको मिला भी नहीं था। तो नोबल गैस जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। तो ऐसे के लिए ये, जबकि इनको 19वीं सेंचुरी में आके मिली, तब तक इनके टेबल में कोई स्पेस नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए नहीं। हाउ क्लेवर ही इज़। हाँ, सोचो क्या आप बंदा, उसने बिना टेबल को डिस्टर्ब किए उसने एक ज़ीरो ग्रुप तैयार कर दिया। उनके टेबल में आपने देखा ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 करके ऐसे कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम। उन्होंने बिना किसी कॉलम को डिस्टर्ब किए, बिना किसी रो को, हॉरिजॉन्टल रो को यानी पीरियड को डिस्टर्ब किए, उन्होंने एक नया ग्रुप, लास्ट में एक नया ग्रुप क्रिएट किया और उस ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप नाम दिया। यानी जितने भी हैलोजन, या आप बोल सकते हो कि आपके नोबल गैस मिले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उन सबको ज़ीरो पीरियड ग्रुप में स्टैंड कर दिया, उनको वहाँ पर प्लेस कर दिया। ये ब्यूटी थी हमारे मेंडलीव की। एंड दीज आर ऑल द नोबल गैस वर फिटेड वेरी वेल। और सारे नोबल गैस अपने अपने जगह पर अपने अपने एटॉमिक मास के हिसाब से फिट हो गए, यानी उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं आई। अब हम बात, ये तो हो गया मेरिट बच्चा अच्छे से पढ़ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्लोरीन। एक आपका ब्रेन पावर यूज करो। क्या कहता है? क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब बेटा उसी एलिमेंट के छोटे भाई, 2 भाई या 2 भाई बहन हो सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ऐसे 2 छोटे उनके 2 भाई मिले क्लोरीन के, उसके आइसोटोप्स। देयर एटॉमिक मास आर 35, 37 रेस्पेक्टिवली। दोनों के एटॉमिक मास 35 एंड 37 थे। देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, बट एटॉमिक मास अलग है, ध्यान देना। वेयर शुड दीज प्लेस इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? इन डिफरेंट प्लेस और इन द सेम प्लेस? हाँ, ये अब चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेंडलीव के लिए और आपके लिए। आप प्रिडिक्ट कीजिए, आप जरा सोच के बताइए मुझे कि अगर, अभी देखो मेंडलीव ने कैसे एलिमेंट अरेंज किया।
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, बढ़ते क्रम पे, है ना, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। तो अब आप बताइए कि आप क्लोरीन के आइसोटोप को कहाँ रखोगे। क्लोरीन का एक का आइसोटोप है 35, यानी उसका एटॉमिक मास हो गया, आइसोटोप यानी उसका एटॉमिक मास हो गया है, एक का एटॉमिक मास है 35 और दूसरे का है 37। क्लोरीन का तो 36 होता है। तो अब आप क्लोरीन को कहाँ रखोगे बताइए। हालांकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब बोलोगे सर केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग उसको दूसरे बॉक्स में डाल देंगे। अरे भाई कैसे डालोगे, इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्लोरीन से। और मेंडलीव ने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है। देखो ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन। देखो बच्चा, यहाँ पे क्लोरीन का आपको दिया है 35। अब बताओ 35 से कम वाला जो 30, एक तो 35 है, यानी वो इसके पीछे आएगा, तो वो सल्फर के ग्रुप में रख नहीं सकते, प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। हाँ, और जो 37 वाला था आइसोटोप, उसको आगे डाल नहीं सकते ग्रुप 8 में, क्योंकि वो प्लेस किसी और के लिए ऑक्यूपाई किया हुआ था, किसी और एलिमेंट के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कार्बन का भी आइसोटोप होता है, C12 C14 पढ़ा है ना आइसोटोप, यानी कार्बन में C12 यानी कि जिसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होंगे, C14 यानी जिसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होंगे। ये उसके आइसोटोप थे। तो अब उनको कहाँ प्लेस किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था मेंडलीव के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक क्या था, तो एक स्टार्टिंग में आपको हिंट दे दिया है मैंने। ड्रॉबैक यही था कि आइसोटोप्स को हम रखेंगे कैसे, प्लेस कैसे करेंगे। ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल का जो होल नंबर एटॉमिक मास है दोनों का 59 है, मतलब थोड़ा सा निकल का 59 पॉइंट समथिंग है। अगर मैं होल नंबर की बात करूँगा तो सॉरी, कोबाल्ट और निकल दोनों के जो एटॉमिक मास नंबर थे वो 59 थे। अब दोनों को आप कैसे प्लेस करोगे और कहाँ प्लेस करोगे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, ये एम्प्टी यानी एक डाउट था कि जो क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर, डाउटफुल था कि इनको एक जगह पर प्लेस करना। ओके, द आइसोटोप वर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फॉर्म होने के काफ़ी समय बाद आइसोटोप्स का पता चला। तो ये आइसोटोप्स को अरेंज करना, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैरी करता है, एटॉमिक मास अलग रखता है, तो ये सबसे बड़ा, इट इज़ अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनको जब हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना चाहा तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया ये कि भैया आइसोटोप है जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, उसमें हम इनको कहाँ प्लेस करें और कैसे प्लेस करें। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द masses rise in atomic mass do not appear to be uniform। और जब इनको एटॉमिक मास के हिसाब से रखा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर के, तो ये देखा गया कि इनका जो एटॉमिक मास है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है। तब तो हम इसे अरेंज नहीं कर सकते। हाँ, इट वॉज नॉट पॉसिबल देयर फॉर टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट। अब बताइए कि ऐसे दो हैवी एलिमेंट है, ठीक है, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में हमें ऐसे और कितने आइसोटोप्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, और हम इतने सारे आइसोटोप्स को रखेंगे कैसे। ठीक है, देखो कोई भी नया एलिमेंट आपको मिलेगा तो किसी दो एलिमेंट के बीच में मिलेगा, और वो कितने सारे मिल सकते हैं, 1 2 3, तो उतना अपने पास प्लेस कहाँ पर है ऑक्यूपाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाइड्रोजन और हेलोजन दिया है, जिसे कि ग्रुप 7 में प्लेस किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine is F2NCl2 respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical property
ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कलाई मेटल ग्रुप 1। अब देखेंगे तो दोनों का, हाइड्रोजन का भी H2 है, फ्लोरीन का भी F2 है, क्लोरीन का भी F2 है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम लग रही है, पर दोनों को रखा ग्रुप, एक को रखा ग्रुप 1 में, एक को रखा ग्रुप 7 में। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अच्छा, हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड थे उसमें भी सिमिलैरिटी नजर आई। यहाँ आप देखो टेबल दिया है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ सोडियम। हाइड्रोजन से HCl बना, H2O बना, H2S बना, तो सोडियम से भी NaCl बना, Na2O बना और Na2S बना, तो इनका कंपाउंड भी सेम हो रहा है। हाइड्रोजन लाइक मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल ले लिया। तो कहने का इनका यही मतलब था कि यार प्रॉपर्टी सेम है, एटॉमिक मास अलग है, हम उसे अलग अलग ग्रुप में कैसे प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए तो कोई मेंडलीव ने ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया, कोई ऐसा रूल नहीं बना के गए। तो ये ड्रॉबैक नज़र आया मेंडलीव के रिसर्च में और उनके पीरियोडिक टेबल में। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा भैया अब मेंडलीव को भी हमें जयराम जी की कहना होगा। द थिंग इज दैट हाउ वी कैन प्लेस एंड वेयर वी कैन प्लेस द आइसोटोप ऑफ some element, or maybe in coming future we will get new elements, so how we will place all that element in the Mendeleev periodic table। तो उन्होंने क्या किया, नए साइंटिस्ट ने रिसर्च की और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, जो पहले स्टार्ट हुआ डोबेराइनर से, फॉलोड बाय न्यूलैंड, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड देन एंड विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जिसे आज हमारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पे बनाया गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किन चीज़ों का को इम्पोर्टेंट दिया गया, किन चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विथ रिफर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडल के पीरियोडिक टेबल के आधार पे आप इन सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड फॉर्म को लिखिए। ऑक्साइड मतलब जहाँ इनका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे सोडियम ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कार्बन यहाँ पर दिया है, कार्बन ऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना बच्चा। तो ऐसे आपको सारे के आंसर लिखने हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो Ca2O बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखना है। मैं भी इसका भी आंसर आपके साथ एंड ऑफ द सेशन शेयर करूंगा। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपको सबका फॉर्मूले के साथ लिखना है। अब यहाँ पे कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे अब हाइड्रोजन के साथ लिखना है। तो आपका C है कार्बन, तो CH2 बन जाएगा, या CH4 मीथेन बन जाएगा, ठीक है। O है तो आपका H2O बन जाएगा। तो कैसे नए नए कंपाउंड फॉर्म होंगे अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, किसे, नीचे दिए हुए एलिमेंट को। जैसे ये आपका Cl है तो ये आपका HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सेशन की तरफ, जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट सेशन में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बस उन्होंने क्या डिस्कवर किया, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर एटम व्हेन द मेंडलीव पुट फॉर्थ द पीरियोडिक टेबल। जब तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक दुनिया भर के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि एलिमेंट के अंदर होता क्या है। एलिमेंट के अंदर होता क्या है, एलिमेंट के अंदर होता है एटम। कैसे डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम एंड एटॉमिक नंबर। तब उन्होंने एलिमेंट के को एक दूसरा नाम से जाना, जिसे अब तक तो हम एटॉमिक मास बोल रहे थे। हर एलिमेंट में उसका खुद का एटॉमिक मास होगा, है ना, जैसे हमारा भी मास है यार, तो उसी तरीके से एलिमेंट का भी मास होगा। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनने तक तो हम सब उसके मास के ऊपर से उसको जानते थे, लेकिन बाद में मॉडर्न एरा के समय ये आइडेंटिफाई किया गया कि एलिमेंट में
एटम के मास के साथ साथ एटम के नंबर भी हैं। देयर इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स, उसे एटॉमिक नंबर बोला गया। आगे चल के उसे एटॉमिक नंबर के नाम से रिप्लेस किया गया। और इस एटॉमिक नंबर के आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया। डॉबेराइनर ने किस पे तैयार किया था? एटॉमिक मास पे। न्यूलैंड ने भी किस पे तैयार किया था? एटॉमिक मास पे। यहाँ तक कि मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास पे ही अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। लेकिन मॉडर्न टाइम में आके इन्होंने एटॉमिक मास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया एटॉमिक नंबर को। देखो यहाँ लिखा है एकदम साफ भाषा में, दिस रिवील्ड एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी आगे चल के साबित हुई ऑफ किसी भी एलिमेंट की देन द एटॉमिक मास। यानी अब एटॉमिक मास को भी एक बार हम लोग नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन एटॉमिक नंबर को नहीं। तो अब आज के समय का जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है ना बेटा, वो एटॉमिक नंबर पर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एटॉमिक नंबर कहलाए। तो ये डिफरेंस था लॉ ऑफ मेंडलीव के और लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ये डिस्टिंग्विश आता है या डिफरेंस पूछ लेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दोनों के लॉ में क्या डिफरेंस था? तो मेंडलीव ने इंपॉर्टेंस दिया था एटॉमिक मास को, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंस दिया गया एटॉमिक नंबर को। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शन करती है, परफॉर्म करती है उसके एटॉमिक नंबर से उसकी पता चलती है, ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है। तो इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ आज के सेशन में। अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, और जो भी सेशन में अब तक आपने सीखा है इसे रिवाइज कीजिए, और कहीं से कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।